नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का कार्यक्रम है पुस्तक चर्चा और आज के इस कार्यक्रम में हम वरिष्ठ कवि श्री सतीश धर का जो नया काव्य संग्रह आया है उस पर हम बातचीत करेंगे, सीमाओं में बंधा संवाद। और इस पर बातचीत करने के लिए जो हमारे दो विशिष्ट अतिथि आज इस मंच पर उपस्थित होंगे उनका भी मैं आपसे परिचय कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो आज के मूल कवि हैं, जिनके काव्य संग्रह सीमाओं में बंधा संवाद पर बातचीत होगी, सबसे पहले मैं आज के कवि को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, वरिष्ठ कवि श्री सतीश धर। नमस्कार सतीश जी, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर उपेंद्र रैना, आपका बहुत बहुत आभार। आपके मंच पर मैं आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका सतीश जी, मुझे अच्छा लग रहा है। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी, अब थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे कुल्लू से श्री गणेश गणी, जो प्रतिष्ठित कवि और समीक्षक हैं। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आइए गणेश गणी जी को जोड़ देते हैं। नमस्कार गणेश जी, नमस्कार गणेश जी, कैसे हैं आप? गणेश जी नमस्कार। नमस्कार धर जी, आपको दोनों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत दिनों बाद रैना जी का कार्यक्रम मुझे लग रहा है मैं कुल्लू पहुंच गया हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अब थोड़ी देर में हमारे साथ फगवाड़ा से जुड़ेंगे श्री अनिल पांडे जी, और अभी वे हमारे साथ अभी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तब तक मैं आपको ये बताना चाहूंगा धर जी और गणेश गणी जी कि बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए आपका ये कार्यक्रम देखने के लिए। प्रेमवदा पांडे जी हमारे साथ जुड़ गई, रमेश चंद्र शुक्ल जी, अजय शर्मा जी, अशोक मिश्री जी, भारत दास जी और अन्नदा पाटनी जी, मैं सबका स्वागत कर रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूं कि अगर अनिल जी भी तुरंत जुड़ जाते तो बहुत अच्छा होता और फिर हम आज का विधिवत रूप से आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा बड़े स्क्रीन पे ला रहा हूं। तो सतीश जी ये बताइए, जब तक अनिल जी जुड़ेंगे तो अपने बारे में दो शब्द कहिए, कैसा चल रहा है आजकल, क्या क्या लेखन आपका हो रहा है सतीश जी? जी डॉक्टर साहब, मैं मूलतः तो कवि हूँ और कोशिश करता हूँ कविताएं ही लिखने की, और बाकी पढ़ाई साथ साथ चलती है, अध्ययन भी साथ चल रहा है। तो ये सारी चीजें मिला के कुछ मित्रों की कविताएं पढ़ने का, कुछ कविताएं जो जो उन लोगों की है जो मेरे मित्र रहे हैं और अभी भी लिख रहे हैं, बड़ी संजीदगी और ताजगी से उनकी कविताएं पढ़ने का, इसलिए लिखना पढ़ना दोनों ही बराबर साथ चल रहा है और कोशिश करूंगा जब तक हूं तब तक लिखता रहूं। जी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और गणेश जी, आप तो ऐसी प्राकृतिक जगह पे बैठे हैं। अब दिल्ली में कहाँ इतना प्रदूषण है, आजकल भी इतना प्रदूषण, यहाँ इतना पूरे पर्यावरण में इतना ये दूषित हो चुका है। लेकिन आप तो ऐसी प्राकृतिक हिमालय की गोद में बैठे हैं। तो क्या क्या कैसा लेखन चल रहा है आपका और किस तरह से गतिविधियां आपकी चल रही हैं? रैना जी बहुत अच्छा है और हमारे यहाँ पर पर्यावरण तो बहुत ही अच्छा है दिल्ली के मुकाबले में, लेकिन पहाड़ की अपनी कुछ कठिनाइयां भी होती हैं और वो पहाड़ी आदमी जानता है कि पहाड़ के अपने कुछ दुख भी हैं, सुख भी हैं। और लेकिन लिखने पढ़ने के हिसाब से जो है वो हमें बहुत अच्छा यहाँ पर माहौल मिलता है, क्योंकि यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है, सब चीज़ें व्यवस्थित हैं और एकांत मिलता है, नेचर के हम बहुत करीब रहते हैं, जाने का मौका मिलता है। तो इसलिए लिखना पढ़ना चलता रहता है। और कुछ अरे मैं मित्र यहाँ सुनिए पर सुनिए, मैं आपको थोड़ा सा हस्तक्षेप कर रहा हूँ। अनिल पांडे जी मेरे सामने आगे, मैं उनको भी जोड़ देता हूँ अब। जी जी जी। अब हमारे साथ अनिल पांडे जी भी जुड़ गए हैं फगवाड़ा से। आप अपना माइक ऑन करिए अनिल जी, माइक ऑन करिए, माइक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। अपना माइक ऑन करिए। नमस्कार नमस्कार, जी। बहुत बढ़िया अनिल जी, आपका स्वागत नमस्कार है। पांडे जी। बहुत अच्छा लग रहा है। और जी गणेश जी, आप अपनी सर बात सर जारी रखें। जी हाँ अनिल जी, गणेश जी आप अपनी बात आगे जारी रखें।
तो अनिल जी जुड़ गए, बहुत स्वागत अनिल जी आपका। अनिल जी नमस्ते कबूल करें। अनिल जी अपना माइक ऑन रखिए, आप ऑफ क्यों कर देते हैं? माइक ऑन रखिए, अपना माइक ऑन रखिए, आप इसको ऑफ मत करिए। अनिल जी में थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ी सी नेटवर्क की समस्या आ रही है, तो आइए हम तो बातचीत तो शुरू करेंगे, तब तक अनिल जी का ये भी माइक ठीक हो जाएगा। माइक में थोड़ी सी समस्या आ रही है अनिल जी के माइक में। मैं ये चाहता हूं कि हम आज जो हमने काव्य संग्रह लिया है श्री सतीश धर का, जो सद्य प्रकाशित काव्य संग्रह है सीमाओं में बंधा संवाद, क्यों न हम सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले अगर आपके पास पुस्तक है तो अपने मित्रों को इस पुस्तक को दिखाना चाहेंगे हम, तो आप भी हाथ में ले लीजिए और अच्छा लगेगा मुझे। गणेश जी आपके पास पुस्तक है? ये है सतीश धर साहब का नया काव्य संग्रह सीमाओं में बंधा संवाद। ये सतीश धर जी का काव्य संग्रह है और जिस पर हम आज बातचीत करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने मित्रों को बताना चाहूंगा कि ये जो काव्य संग्रह है आपका सतीश जी का, ये अभी अभी प्रकाशित हो चुका है और सतीश जी के बारे में मैं थोड़ा सा बातचीत तो इनसे हम करेंगे। एक संक्षिप्त सा परिचय देना चाहूंगा। सतीश धर जी मूलतः कश्मीर के हैं और पिछले 5 दशकों से कविता में लेखन कर रहे हैं, यानी कविताएं रच रहे हैं। और इनका कल की बात, सलमा खातून, नदी बन गई, प्रथम पंक्ति के लोग, ये आपके काव्य संग्रह हैं। और इसके अतिरिक्त आपने कश्मीर की महिला संत कवियत्री माता श्री रूप भवानी के दर्शन पर लेखों का भी संग्रह तैयार किया है। और लगभग 33 वर्ष आप हिमाचल प्रदेश में कार्य करते रहे और आजकल कहाँ है वे, इनसे हम बातचीत करेंगे। और अभी जो इनका सद्य प्रकाशित काव्य संग्रह है सीमाओं में बंधा संवाद, इसमें मैं देख रहा था, इसमें 84 कविताएं हैं। पहली कविता सीमाओं में बंधा संवाद से शुरू होता है ये काव्य संग्रह, और इसकी आखिरी कविता है अब तो बात कहा, यही है शायद संभव। अब वो बात कहा। हाँ जी, अब वो बात कहा जी। और मैं ये इसके जो काव्य संग्रह के पृष्ठ हैं वो 110 हैं। मैं कविता इस संग्रह में से, इससे पहले कि हम विधिवत रूप से इस पर बातचीत शुरू करें, मैं एक जो अनिल पांडे जी ने अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे, उनकी थोड़ी सी समस्या आ रही है। और इस बीच में बलविंदर सिंह अत्री भी जुड़ गए, सदानंद मिश्र जी जुड़ गए, विजय संदेश जी, आशुतोष रैना और पिलकेंद्र अरोड़ा जी। तो इसके लिए आपको सतीश जी, नए प्रकाशन के लिए सभी मित्र आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। तो सतीश धर इस समय के इतने जरूरी कवि हैं कि मौन की भाषा में बदल जाता है सीमाओं में बंधा संवाद। ये अनिल पांडे जी का जो इस पुस्तक में उन्होंने अपने बारे में अपनी टिप्पणी दी है, उसकी प्रथम पंक्ति है। और मैं समझता हूं कि जब मैं ये काव्य संग्रह पढ़ रहा था, इसमें मुझे 1-2 कविताएं बहुत प्रभावित कर गई, बहुत ज्यादा, इसलिए कि कविता संग्रह तो बहुत बढ़िया है ही, इसमें कविताएं जो आपकी है, लेकिन मैं 1-2 कविताएं व्यक्तिगत रूप से जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उनको यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूंगा। और संभवतः तब तक हमारे अनिल पांडे जी भी जुड़ेंगे और बातचीत शुरू करेंगे। सबसे पहली कविता सतीश जी जो आपकी इसमें है, मैं उसको यहाँ पर इस मंच पर प्रस्तुत करना चाहूंगा। सीमाओं में बंधा संवाद। सीमाओं में बंधा है हमारा संवाद, मन अब अशांत होता है, मैं उससे पूछता हूं कैसी हो बेटा, बच्चे कैसे हैं, छुटकी की परीक्षाएं कैसी चल रही हैं, छोटू मस्त है ना, अपना ख्याल रखना, अचानक पसर जाता है मौन, समझाता मुझे
भर राये गले से वो कह रही होगी, सब ठीक है बाबा, सब ठीक है बाबा, आप भी अपना और अम्मा का ख्याल रखना। मौन की भाषा में बदल जाता है सीमाओं में बंधा संवाद। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या अभिव्यक्ति है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और दूसरी कविता जो मैं निश्चित रूप से यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ, आग और बर्फ की। बर्फ के देश गए उस शब्दों के जादूगर ने आज ही समझाया, आग और बर्फ में होता है नाजुक रिश्ता। आग से तपता अलाव, बर्फ से खिलती आग, रोशनियों से नहीं कोई सरोकार उन्हें, अंधेरों से गहरा प्यार, छमाछम बरसती बारिश, छमाछम बरसती बारिश, लबालब भरता आंगन। जिनकी किस्मत की लकीरों को पढ़ लेते हैं राहगीर, उनके सिर पर उम्मीदों की छत नहीं होती। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं पुनः अपने मित्रों का इस पुस्तक का दर्शन कराना चाहता हूं। यह है सतीश धर साहब का सद्य प्रकाशित काव्य संग्रह सीमाओं में बंधा संवाद। मैं सबसे पहले सतीश जी आपसे ही जानना चाहूंगा कि आपको अपनी इस काव्य यात्रा में क्या लग रहा है कि आपने नया चिंतन इन कविताओं में क्या दिया है। एक कवि के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं, और ये कविताएं जो आपने इस संग्रह में शामिल की हैं, ये किस समय से की आपकी काव्य यात्रा है? डॉक्टर साहब, पहले तो आपका आभार और कवि मित्र गणेश गनी का बहुत बहुत आभार, जो मेरी कविता के कुछ हद तक साक्षी रहे हैं। क्योंकि इनकी कविता को, गनी जी की कविता को, जब इनका पहला संग्रह आया था, किस्से चलते हैं बिल्ली के पांव पर, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि वो एक परंपरा से, एक परिपाटी को तोड़कर आगे बढ़ने की बात थी। उसी को ध्यान में रख के इनकी कविताएं मैंने तब पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एक वो सोच जो थी, उस सोच का दस्तावेज ये संग्रह है, सीमाओं में बंधा संवाद। दरअसल में आप भी इस बात को मानेंगे और गनी जी भी मानेंगे, और अगर पांडे जी जुड़ गए तो वो भी मानेंगे, कि जब मैंने कविताएं लिखनी शुरू की, या हमारी परंपरा के लोगों ने या हमारे समकालीन लोगों ने कविताएं आज से 5 दशक पूर्व लिखनी शुरू की, तो हम अध्यापकीय आलोचना से कविता गुजरती थी। उसे स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होता था, हम कह ही नहीं पाते थे। मुझे याद है, मैं शिमला में था, डॉक्टर विजय मोहन सिंह यूनिवर्सिटी में आलोचक थे, तो उन्होंने मेरी पहले काव्य संग्रह कल की बात का प्रीफेस लिखा। तो उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये कवि हैं, उन्होंने ये लिखा कि कवि बनने की परंपरा में आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये था कि जब तक उस आलोचक का, उस अध्यापक का आप पर वर्द हाथ नहीं होगा, आप कविता नहीं लिख सके। गणेश गनी जैसे लोगों ने, इनके मित्र हैं, सिद्धार्थ वल्लभ हैं, ये हैं, या और बहुत सारे लोग जो इनके साथ जुड़े हैं, इन्होंने इस परंपरा को तोड़ा। जब ये परंपरा टूट गई तो ये मेरे संग्रह की कविताएं सामने आई, और मुझे लगा कि हो ना हो, अगर उनका, आलोचकों का वर्द हाथ, अध्यापकों का वर्द हाथ नहीं रहेगा, तो उसके बगैर भी कविता आगे बढ़ सकती है। इस वजह से ये संग्रह, ये नया कुछ लेकर ये कविताएं आपके सामने आई। और खास तौर से मुझे आज इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि जिन्होंने ये संग्रह, जिनकी प्रेरणा से ये संग्रह छपा है, वो दोनों, गनी जी और अनिल पांडे जी इस कार्यक्रम में हैं। अनिल पांडे जी के प्रकाशन ने ये छापा है, और गनी जी की सोच ने इसकी कविताएं पुख्ता की। जी, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि अनिल जी भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से अभी उनको कुछ थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है। लेकिन चलिए, उम्मीद पर तो सब कुछ टिका हुआ होता है, हमें पता चल जाएगा। लेकिन इस बीच में मैं ये बताना चाहूंगा कि भानु प्रकाश रघुवंशी जी आपका स्वागत कर रहे हैं,
और ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ गई हैं नमिता पाठक जी, बहुत अच्छी कवित्री भी है और समीक्षक भी हैं, तो वो आपको बहुत बहुत बधाई दे रही हैं इस काव्य संग्रह के लिए। धन्यवाद। और जी और बाकी मित्र तो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि अनिल पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े तो बात थोड़ी सी और खुलकर सामने आएगी। लेकिन सतीश जी, इससे पहले कि मैं गणेश जी के पास जाऊं, मैं पुनः आपसे ये निवेदन करता हूं कि कोरोना काल जब से आ गया 2020 से, तब से आपको लग नहीं रहा है जो एक मतलब कवि चिंतन है, कवि की चिंतन प्रक्रिया जो है, उसमें बहुत कुछ बदलाव आ गया? बदलाव किस रूप में कि कविता लिखने में बदलाव नहीं आया, बल्कि कविता सोचने के विषय में, कविता अभी दरसा भी हमारे बीच में थोड़ा सा उनको दिक्कत आ गई, कुछ लग रहा है अभी उनको भी, लेकिन इस बीच में अनिल पांडे जी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ गए। तो अनिल जी आप अपना माइक ऑन कर दीजिएगा। गणेश जी, जब आपके नजरों से, अनिल जी आपका स्वागत है। अब ये जो थोड़ी सी समस्या है लग रहा है दूर हो गई आपकी। जी, हमारी बात आप तक आ रही है अनिल जी? एकदम आ रही है सर, एकदम आ रही है, आवाज आ रही है। जी, मैं आपकी प्रारंभिक थोड़ी सी टिप्पणी चाहूंगा इस काव्य संग्रह पे, क्योंकि आपने इसका प्रकाशन किया है। इस बीच में सतीश जी हमारे साथ जुड़े थे, वे थोड़ा सा हमारे से अब कुछ तकनीकी वजह से नहीं जुड़ पाए हैं अभी। तो इस काव्य संग्रह पे जो प्रथमतः आपका विचार है, उस पर आप थोड़ा सा उस पर कुछ दृष्टि डालिए। हेलो जी, मेरी बात सुन रहे हैं आप? दरअसल यह जो दरअसल यह जो सीमाओं में बंधा संवाद है, शीर्षक तो इसका सीमाओं में बंधा संवाद कर दिया गया है और एक अच्छा शीर्षक भी है। लेकिन जब आप कविताओं को पढ़ना शुरू करेंगे और पहली कविता से लेकर के ठीक अंतिम कविता तक, अब वो बात कहाँ, यानी पहली कविता अगर हम देख रहे हैं तो संग्रह की है सीमाओं में बंधा संवाद, और दूसरी लास्ट कविता है अब वो बात कहाँ। तो पहली कविता से लेकर अंत तक कवि जहां जहां संवाद में सीमाएं आ रही हैं, जहां जहां संवाद में बंधन आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, उसको दूर करने का प्रयास करता है। और एक कवि, और खासकर कविता की भी सबसे बड़ी उपलब्धि और सफलता ये है कि वह असंवाद की स्थिति में भी संवाद की परिकल्पना कर सके, बोलचाल, बात व्यवहार, लेन देन की संस्कृति को बढ़ावा दे सके, और जो जीवन का कार्य व्यापार है उसको ठीक तरीके से संचालित करने में अपना विशेष योगदान कर सके। यह कविता की भी सफलता है, कवि की भी सफलता है, और जब इन दोनों की सफलता है तो संग्रह का सफल होना तय है। तो यह संग्रह सही मायने में संवाद को बढ़ाने, विस्तार देने और वैचारिकता से ऊपर उठकर मनुष्यता के क्षितिज को प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं, सार्थक प्रयास की है। जी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा आपने इसमें प्रारंभ में कहा है। सतीश जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए, जो शुरू में हमने आपसे ये आग्रह किया था कि कोरोना काल के बाद जो कवि चिंतन में और चिंतन प्रक्रिया में जो जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है, उसमें जो आपको कुछ बदलाव महसूस हुआ और कितना प्रभाव आ गया है इन आपके जो उस चिंतन प्रक्रिया में, चिंतन धारा में? पहले तो मैं प्रोफेसर अनिल पांडे का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि मेरा ये संग्रह उनके प्रकाशन संस्थान ने छापा है, और जिस तरह से प्रोफेसर पांडे ने मुझे प्रोत्साहित किया, मेरे लिए काफी अच्छा था, क्योंकि कोरोना काल में जो इनका चिंतन है वो मैंने पढ़ा था काफी,
और काफी देर इनसे काफी बातचीत भी रही। ये संग्रह 2018 में मेरा संग्रह छपा था, प्रथम पंक्ति के लोग, उसके बाद की ये सब कविताएं हैं। और उस वक्त जब दरवाजे पे कोरोना खड़ा था, कविताओं के अलावा, लेखन के अलावा और कोई चारा ही नहीं था आदमी के पास। कई बार हम लोग बचे, कई बार हम लोग फंसे, और कई बार मैं खुद भी अस्पताल तक पहुंचा। बहरहाल इन सब से निकलते हुए एक सांस अगर चलती थी तो वो कविता के साथ ही चलती। कविता के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता था। यहाँ तक कि रिश्तों की गरिमा और रिश्तों को संभाल के रखना और रिश्तों में जो जुड़ाव है उसे देखना, ये कोरोना ने ही जो है आदमी को सिखाया, हम सबको सिखाया, खासकर उसके जिसके पास संवेदनाएं। क्योंकि गणेश जी भी मानेंगे, आपके पास नदी है, आपके पास बर्फ है, आपके पास चिड़िया है, हमारे पास तो सिवाय संवेदनाओं के और कुछ नहीं है, और वो भी आदमी के प्रति। आप अपना अपना ध्यान आप नदी की ओर ले जा सकते हैं, चंद्रभागा की ओर ले जा सकते हैं, व्यास की ओर ले जा सकते हैं, बर्फ की ओर ले जा सकते हैं। हम सिर्फ आदमी की आंखों की ओर और आदमी के जज्बे की ओर ले जा सकते हैं, या फिर अपने रिश्तों की ओर देख सकते हैं। एक बड़ी अजीब सी बात है, हम जिस महानगर में रहते हैं वहां असली रिश्तेदार धोबी, दूध वाला, कपड़े वाला, जो सिवाय बैल करते हैं, सवेरे बैल करते हैं, अखबार वाला, इसके अलावा और कोई रिश्तेदार नहीं होता। बाकी सब फोन पे होते हैं। आपके यहाँ आपके पहाड़ में आप जहाँ से कविताएं, जहाँ से उपजती हैं आपकी कविताएं गनी जी, वो आपके पास इतने डिफरेंट आयाम्स हैं कि हम लोगों के पास नहीं है। तो कविता हमारी एक सीमित दायरे में लिखी गई है, लेकिन दर्द है, महानगर का दर्द है, उस व्यक्ति का दर्द है जो उस कोरोना काल में उस चीजों से गुजर के जो है जिया है। ये मेरी कविता, इन कविताओं के बारे में सोच है। इसमें एक कविता है। देखिए सतीश जी, इस बीच में बहुत अच्छी टिप्पणियां आपके इस पर आ रही हैं। पिलकेंद्र अरोड़ा जी लिख रहे हैं कि असंवाद की स्थिति में संवाद की कल्पना अद्भुत बात होती है। और नमिता पाठक जी जो ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका कहना है सीमाओं में बंधा संवाद, लिखने वाले ने शब्दों को चुन लिया, अपनी भावनाओं में बांध लिया होगा, पढ़ने वाले सुधी पाठकों को बेचैन कर गई या फिर खामोश कर गई होंगी। शब्दों को कहाँ पता चलता है, जिल्द चढ़ी जाती बात, और कई बार आपकी ये शीर्षक ही मन को छू रही है। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी टिप्पणी है जी। बहुत बहुत आभार उनका। मैं इस कविता के बारे में, सीमाओं में बंधा संवाद कविता के बारे में एक खास बात कहना चाहता हूँ कि जब बेटियां घर से दूसरे घर में चली जाती हैं, उनके ऊपर जो बंधन होते हैं, उस बीच माँ बाप से बात करना जो होता है, वो इस कविता का सार है। मेरी कविताएं छोटी छोटी कविताएं हैं, और क्योंकि हम उस दौर से गुजरे हैं। मैं साहित्य का छात्र रहा हूँ। मुक्तिबोध और धूमिल को पढ़ते हुए हम निकले हैं, अंधेरे में हमारे साहित्य में रहा हुआ है। तो लंबी कविताओं के उस दौर से गुजरते हुए यहाँ तक पहुंचना, मुझे लगता है कि भाई अगर ये भी हमारी पीढ़ी के लिए, गणेश जी की पीढ़ी के लिए नहीं, हमारी पीढ़ी के लिए अगर ये बना रहे तो बहुत बड़ी बात है। और ये मैंने कोशिश की है कि इसी तरह से बना के रखूं और इसी तरह से कविताएं लिखूं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अन्नदा जी अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी है, तो उन्होंने कहा कि संवेदना तो सबसे बड़ी विशेषता और उपलब्धि है। तो जी, ये तो बात पक्की है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संवेदनाएं होंगी तो तभी तो आगे लिखा जाएगा ना, तभी तो चीजें आगे बढ़ेगी, आपका साहित्य आगे बढ़ेगा। बिना संवेदनाओं के तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, वो तो बात ही नहीं बनती है। लेकिन कविता में एकदम जिसको बोलते ना कि परोस दी जाती है चीज, जो सबसे बढ़िया बात रहती है।
मेरे विचार से। जी और भारतदास जी ने भी एक वाक्य बहुत अच्छा लिखा है, कभी कभी जी अति संवेदनशीलता संवादहीनता को जन्म देती है। उनका भी जी बहुत अच्छा। जी 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 जी, इसमें तो ये तो सही बात है, क्योंकि आप खामोशी की भी तो अपनी भाषा है ना जी। अगर आप चुप रहते हैं, क्या- आप इतने ज्यादा संवेदनशील हैं कि आप खामोश हो जाते हैं, और वो खामोशी भी तो एक भाषा है जो आपको कविता को जन्म देती है। मुझे तो मैं तो हैरान हूं जब गनी ये लिखते हैं कि अंतिम सांस की जो बात होगी वो कैसी होगी जब आदमी अंतिम सांस लेगा। यहाँ तक सोच रखने वाली बात जो है कवि लिखते हैं। तो उस मुकाबले में हमने भी कोशिश की है कि हम आगे बढ़ते जाएं। जी क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। अब गणेश जी, आप तो वर्तमान में दो मतलब रूपों में हमारे सामने हैं। एक तो आप स्वयं बहुत ही अच्छे कवि हैं, बहुत ही सशक्त कवि हैं हिंदी काव्य जगत में। और साथ में आपकी जो समीक्षाएं इधर मैंने देखी हैं, क्या बात है, क्या भाषा उनकी होती है, और क्या आपका जो उसमें चिंतन और विचार होता है, और किस तरह से आप उसका मुझे नहीं लग रहा कि डॉक्टर भी उतनी तरह से मतलब चीर फाड़ तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अक्सर कहा जाता था ना, अरे यार उन्होंने उसकी चीर फाड़ कर दी है। चीर फाड़ नहीं, बल्कि उसने आप जो विवेचनात्मक जो आपका दृष्टिकोण है वो इतना परिपक्व है, और बिल्कुल रचना के गर्भ में जाकर उसकी समीक्षा आप करते हैं। बहुत अच्छी पैनी नजर है, और बहुत अच्छी गहराई से उसको अपनी बात को सामने रखते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक पाठक के रूप में, एक कवि के रूप में, जब ये पुस्तक आपके समक्ष आ गई, और क्या अनुभव रहा आपका कि सतीश धर साहब की जो काव्य यात्रा है, जब से इन्होंने अपनी कविताएं लिखना शुरू कर दी हैं, तो अब इस सोपान पर आपकी क्या अनुभूति रही है? रेणु जी, जैसे धर जी ने अपने शुरुआती वक्तव्य में कह ही दिया कि हमारी बहुत बात होती थी आपस में। ये 2018 के वर्ष के बाद की बात है। लगभग 2018 में हम लोगों के आपस में जो है वो बातचीत होना आरंभ हुई थी सोशल मीडिया के माध्यम से। और उन दिनों मित्रों के दबाव से, या यूं कहें कि धर जैसे लोग थे हमारे साथ जुड़े हुए, तो जो मेरी पहली पुस्तक आई थी किससे चलते हैं बिल्ली के पाँव पर, उसमें आलोचनात्मक टिप्पणियां थी सिर्फ। और ये अनिल पांडे जी बहुत अच्छे से जानते हैं, उन दिनों ये भी हमारे साथ लगभग सोशल मीडिया के माध्यम से तो जुड़े ही थे। इनसे मैं पंजाब विश्वविद्यालय में मिल भी चुका था एक बार। तो ये जो कविता की यात्रा है सतीश धर जी की, ये उस बातचीत से आरंभ हुई है। मतलब जो हमारे साथ इनकी बातचीत हुई है, आलोचना की दृष्टि पर जिन्होंने बात की है, अध्यापकीय आलोचना, और जो एक आम पाठक की दृष्टि में आलोचना क्या चीज है, उसके ऊपर जो धर जी ने बात की, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि कैसे ये चीजें होनी चाहिए साहित्य की दुनिया में। तो वो जो अलग अलग लोगों की कविताओं पर टिप्पणी की गई, और वो कोई जो लोग थे वो चुने हुए लोग नहीं थे। वो सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं कहीं जहां जहां मुझे कविताएं नजर आई मैंने उनके ऊपर टिप्पणियां की थी। और टिप्पणियां भी कहाँ की थी? फेसबुक पर। और फेसबुक पर टिप्पणियां करने के साथ साथ वो रोचकता पाठकों में दिखी, और कुछ जो साहित्यकार थे उन लोगों ने मुझे कहा कि ये कुछ थोड़ा सा आप अपने तरीके से, अलग तरीके से लिख रहे हैं, क्या चीज है ये, क्या बात है ये। जबकि वो मेरे लिए बहुत ही एक सरल और सायास घटने वाली घटनाएं थी। लेकिन जैसे कि धर जी ने कहा कि मैं उस घाटी से आता हूँ जहाँ प्रकृति बहुत मेरे करीब रही, और जो गांव में हमने बचपन के दिन गुजारे थे वो बहुत ही नजदीक, मतलब प्रकृति के बहुत नजदीक रहे हैं, जहाँ बाहरी दुनिया का कोई प्रभाव नहीं था। उन्हीं की स्मृतियों से निकल कर जो है वो चीजें बाहर आई। तो धर जी की के साथ जब बातचीत हुई तो उनकी एक पुस्तक 2018 में मेरे पास आई, प्रथम पंक्ति के लोग। और रैना जी, मैं प्रथम पंक्ति के लोग का जो शीर्षक था, इसी से बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि ये जो राजनीतिक बातें हैं, या जो बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों की बातें जहाँ लोग प्रथम पंक्ति में बैठते हैं, उससे अलग हटकर जो हम अपने बचपन में गांव में मेले, त्योहार और देवताओं के जो उत्सव होते थे, उसमें जब देखते थे कि वहां पर भी जो कारदार हैं, या जो गांव के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो लोग प्रथम पंक्ति में बैठने वाले लोगों में से शामिल होते थे। तो मुझे लगता था कि ये क्या बात है, ये प्रथम पंक्ति के लोग कौन होने चाहिए वास्तव में। लेकिन आज कौन लोग प्रथम पंक्ति में बैठे हैं?
जिनका कोई हक नहीं बनता प्रथम पंक्ति में बैठने का। तो वो जो एक मौलिक चीजें थी वो नहीं रही अभी। तो धर जी की जो कविता की यात्रा है, धर जी ने ये अपने अनुभवों के ऊपर जो कविताएं लिखी हैं खासकर, क्योंकि इनका बहुत लंबा अनुभव रहा है कविता की दुनिया में, लगभग 50 सालों का। और ये जो पुस्तक आई है, ये इन्होंने सही कहा, यदि हम लोग धर जी को नहीं कहते तो शायद ये किताब ना भी आती। हमने कहा कि धर जी आप अपने अनुभवों के आधार पर कुछ कविताएं लिखें, जो लिखी हुई है उनको एक साथ कहीं पर रखें, हमें भेजें, जहां हमारी मदद होगी उनको हम सहेजेंगे, संग्रह बनाएंगे, तो कभी न कभी छपेगा, या छपना ही चाहिए। तो धर जी ने बहुत कोशिश करके वो कविताएं इकट्ठा की, और इस बीच मित्र अनिल पांडे से बातचीत होती रही, और मैंने उनको एक दिन कहा कि सतीश धर जी की किताब आनी चाहिए, और बिंब प्रतिबिंब जो है वो आपने प्रकाशन आरंभ किया है, तो बहुत बड़ी उम्मीद है हम लोगों की कि आप ऐसे ऐसे कवियों को बुलाएंगे जो हमारे से अग्रज हैं और हमारी आगे की पीढ़ी के हैं। तो अनिल पांडे जी ने 1 मिनट का भी समय नहीं लिया, उन्होंने कहा कि आप भेजें या भिजवाएं या धर जी से बात कराएं, हम पुस्तक लाएंगे। तो मुझे लगता था कि अभी और समय लगेगा, मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये पुस्तक इतनी जल्दी आएगी। इसमें अनिल जी के का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि किताब को लाना बड़ा मुश्किल काम है, प्रकाशक बहुत देर लगाते हैं, अपने मनमाने तरीके से काम होता है, कोई ब्लर्ब नहीं लिखेगा, कहीं पर वो आवरण के लिए पेंटिंग नहीं मिलेगी, बहुत सारी चीजें होती हैं, और लेखक की ओर से भी बहुत देर की जाती है। तो धर जी की जो धर जी का जो मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात लगती है वो है इनका कविताओं के ऊपर बातचीत। नैना जी, जब आप इनसे बात करेंगे तो कविताओं के ऊपर जो वे बातचीत करते हैं, ये धारा प्रवाह तरीके से बोलते हैं, और इनका अनुभव उसमें बहुत अच्छी तरह से बाहर आते हैं और बहुत अच्छे से दिल को छूते हैं। कविताएं तो बात की बात है, ये उसमें परिश्रम करते हैं, लिखते हैं, बैठते हैं, लेकिन जो इनकी जो बातें हैं जो एकदम से निकलती है बातचीत के दौरान, वो बहुत ही गहरी होती है, और हमको लगता है कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि धर जैसे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, और इनके साथ बातचीत करने से साहित्य का बहुत कुछ हमें पता चलता है। और इन्होंने बहुत लंबा अरसा जो देखा है अपने भूतकाल में, और भविष्य के लिए इनकी सोच बहुत ही बढ़िया सोच है इनकी, और हमेशा से धर जी युवाओं को के लिए बहुत ही सकारात्मक सोच रखते हैं। अपने से ज्यादा जो व्यक्ति दूसरों की कविताओं पर लिखता हो, बोलता हो, तो सोचिए आप रैना जी की कितना अच्छा काम है, कितना भले का काम है। और मेरे जैसे जो नए नए लोग साहित्य में जुड़े थे, उनका मनोबल कितना ऊंचा उठता होगा। धर जी ने एक बात बहुत अच्छी की कि जो अध्यापक की आलोचना होती थी, वो कविता की चीर फाड़ करती थी। चीर फाड़ भी क्या, मुझे ममता कालिया जी का एक वक्तव्य याद है, उन्होंने फेसबुक पर कमेंट किया था कि गनी तुमने बहुत लोगों की कविताओं पर लिखा और बहुत रोचक बनाया इसे, हम इन वक्तव्यों को पढ़ते हैं, वरना यदि किसी आलोचक के हाथ लगती कविताएं तो इन कविताओं की हत्या होकर इनका शब्द निकल चुका होता। जो विश्वविद्यालय हैं, जो कॉलेज हैं, और जो ये शिक्षा संस्थान है जहाँ कविता पर बात होती है, तो वो अलग तरीके से बात होती है रैना जी, जहाँ पर कि मुझे नहीं लगता कि वो कवि का मनोबल बढ़ाते होंगे या नए नए कवियों को आगे आने का मौका देते होंगे। तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जुड़ रहे हैं, मेरी बात रैना जी से हो रही है, कितनी बड़ी बात है। और अभी हम 4 लोग बैठे हैं, तो ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ी देन है, मैं कहता हूँ। और हम जैसे लोगों को, हम तो फेसबुक के कवि हैं, मैं तो अपने आप को छाती ठोकर बोलता हूँ कि हम हैं ही फेसबुक के कवि। अगर फेसबुक ना होता तो आज हम कवि होते ही ना कहीं कुछ छपता, ना कहीं कुछ लिखा जाता, ना कोई प्रकाशक मिलता, ना कहीं पत्रिकाएं हम तक पहुंचती। तो ये सोशल मीडिया की देन है। और मैं थोड़ा सा एक अनिल पांडे का इस किताब में जो इन्होंने लिखा है वहां से एक अंश पढ़ना चाहता हूँ कि जीवन के विविध रंगों को देख परख चुका अनुभव जब अनुभूति की संकल्पना को शब्द देने लगता है तो कल्पना बहुत दूर ही जाती है और यथार्थ अपने गहन संप्रेषण के साथ अभिव्यक्त होता है। तो हर जगह अनुभव जो है इन कविताओं में झलकता है, वो अनुभव इनकी कविताओं में आता है। कविताएं सरल होते हुए भी बहुत गहरा भाव लिए चलती हैं, और इनके जो अनुभव है वो जो है अनिल पांडे ने लिखा है कि कवि कई बार दार्शनिक मुद्रा में होते हुए भी यथार्थ की जमीन से भटकता नहीं है। ये धर जी की खासियत है। दौड़ने की विविधता हो या फिर दस्तक में शामिल स्मृतियों का संग साथ, अपेक्षा और उपेक्षा की खाई को पाट कर
कवि बना रहना चाहता है। तो धैर्य की प्रथम पंक्ति के लोग के बाद सीमाओं में बंधा संवाद जो है, इसमें आपको अलग अलग रंगों की कविताएं मिलेंगी और मुझे उम्मीद है कि धैर्य कुछ कविताओं का पाठ भी करेंगे तो उसके ऊपर आगे की बात की जा सकती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी, आपने तो बहुत ही एक इसका डाइसेक्शन किया है पूरी यात्रा को, इसको सम्मिलित करते हुए। और अनिल जी, पहले तो आप अपना माइक ऑन करिए, माइक। तो मैं चाहता हूं कि अनिल जी अपनी टिप्पणी दे देंगे। देखिए, आपका तो डबल रोल रहा है, आपने तो इस पुस्तक पर लिखा भी है और साथ में आपने क्या कहते हैं कि एक समीक्षक के रूप में आपने इसको पुस्तक के बारे में कहा है और साथ में आप प्रकाशक भी हैं, आपने इसको प्रकाशन भी कराया। तो आपकी क्या मुख्य अवधारणाएं हैं, मुख्य ऑब्जर्वेशंस क्या है आपके इस पुस्तक के बारे में? देखिए, जहां तक बात कविता के संदर्भ में लिखने की है या पुस्तक के विषय में लिखने की है, तो एक समीक्षक या आलोचक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य भी बनता है और फर्ज भी बनता है। व्यापार से संबंध है, इसलिए प्रकाशन भी उसी कर्तव्य और फर्ज के दायरे में आता है। कर्तव्य और फर्ज महज व्यापार के चोचले ना हो, ये मेरी कोशिश कविता को लेकर हर समय रहती है कि कोई कवि आए तो विशेष करके वह संवेदनशील हो और संवादी हो। जो व्यक्ति संवेदनशील होगा, जो व्यक्ति संवादी होगा, अगर वह कविता में आएगा तो अपने मन के भाव के साथ साथ जन जीवन और परिवेश के भाव को भी अभिव्यक्त करने का पूरा प्रयास करेगा और सार्थक श्रम करेगा। पूरा प्रयास करने और सार्थक श्रम करने में अंतर भले हो, लेकिन उद्देश्य दोनों का एक होता है कि परिवेश किसी तरीके से फले फूले पुष्पित और पल्लवित बना रहे। जिनमें थोड़ी भी चापलूसी होती है, ऐसे बहुत से लोग कविता के रास्ते हमारे साहित्य में घुस आए हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य होता है किसी भी तरीके से येन केन प्रकार चर्चा में बने रहना। वे साहित्य की जमीन को तो दूषित कर ही रहे हैं, वे परिवेश को भी असुंदर बना रहे हैं, परिवेश के सौंदर्य में भी बट्टे लगा रहे हैं। सतीश धर की कविताओं को पढ़ते हुए मैंने यह पाया कि कभी कहीं भी सौंदर्य को बिगाड़ने के चक्कर में नहीं पड़ा है। चाहे कोरोना समय की संगतियां हो, चाहे भटकती मनुष्यता हो, चाहे अकेलेपन की त्रासदी हो, चाहे भीड़ में खोते आदमी की आवाज हो, चाहे स्वप्न में सोती बुजुर्ग पीढ़ी की आत्मीयता और ममत्व हो, रोती बिलखती जिजीविषा हो, इन सब जगहों पर धर जैसा संवेदनशील व्यक्तित्व न सिर्फ सक्रिय होता है, अपितु उसे अभिव्यक्त करते हुए आपके सामने लाकर भी रख भी देता। इस रखने की प्रक्रिया में आप ध्यान से कविताओं को देखेंगे, बड़े बड़े दावे नहीं किए गए। इस समय की कविता की सबसे बड़ी कमी ये है कि वह दावा बहुत ज्यादा कर रही है, कार्य बहुत कम कर रही है। जो कविता इस समय की कविता की सही बात है, ये है कि दावा बहुत कर रही है, कार्य बहुत कम कर रही है। बहुत बढ़िया। यही स्थिति कवियों की भी है। कवि भी दावे कर रहा है। जब कवि दावे की भूमिका में आ जाता है, कविता दावे की भूमिका में आ जाती है, तब वहां साहित्य न होकर राजनीतिक मंच सज जाता है। आप देख रहे होंगे, क्योंकि आप स्वयं साहित्य के एक गंभीर अध्येता दिख रहे हैं मुझे, क्षमा करिएगा, मैं अभी पढ़ा नहीं हूं, अब जुड़े हैं हम, आप तो गंभीर अध्ययन करते चलेंगे। आप स्वयं साहित्य के एक गंभीर अध्येता हैं और आप देख रहे होंगे कि हमारे परिवेश में साहित्य शालाएं कम बनी हैं, राजनीतिक मंच ज्यादा बन गए हैं। साहित्य में काम करने के उद्देश्य से कुछ ऐसे मंच बन गए हैं जिनके यहाँ तू तड़ाक कब हो जाए, जूतम पैजार कब हो जाए, दो चार हाथ कब हो जाए, कब चार छह गालियां बक दी जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में
सतीश झर जैसा संकोची व्यक्तित्व अगर कविता की जमीन पर उतरता है और उस जमीन को उर्वर बनाने का श्रम करता है, तो ये सुंदर कविताएं उस श्रम के प्रतिफलन में हमें दिखाई दे रही हैं और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। मैं पांडुलिपि बतौर प्रकाशक हाथ में लिया तो आप विश्वास मानिए कि प्रकाशक की सब पहली इच्छा होती है कि अमुक संग्रह पर कितना पैसा उसका बचेगा। कविता के साथ मेरा रिश्ता है। जब कोई कविता की पांडुलिपि हमारे पास आती है तो मैं ये सोचता हूँ कि इस कविता में से कितना लोक को मिला, जो हमारा लोक है, जो हमारा जीवन परिवेश है, जो हमारे लोग हैं, वो इस संग्रह से कितना पाएंगे। और जो लिखने वाला कवि है वो सिर्फ कवि होने के लिए आया है या फिर कविता जन समाज तक पहुंचने के लिए आया है। तो इस संग्रह को देखने और पढ़ने के बाद मैंने पाया कि ये कविता संवाद की भूमिका में है और इसमें बेमतलब के दावे नहीं है, हृदय की सच्चाई है, पर नहीं है, बल्कि एक आदमी है। इन सबको देखा तो कि संगठन लोगों के बीच पहुंचना लग रहा है कि थोड़ी सी फिर तकनीकी समस्या आ रही है। अनिल जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे थे। मैं और आपको आगे बढ़ाऊं थोड़ा सा हरिणा जी, कि अनिल ने एक बात बहुत सही कही कि जब भी कविता की बात होती थी तो एक कविता के लिए कभी उन्होंने टाल मटोल नहीं किया। मैंने बहुत सारे लोगों के नाम सुझाए थे कि इनकी कविताओं की किताबें शायद कोई प्रकाशक ना छापे, तो अनिल आप क्या करोगे, क्या आप कविता की इन किताबों को प्रकाशित करना चाहोगे? तो अनिल ने एक सीधे मुझे एक बात कही कि आप रिकमेंड करें, आप कविताएं पढ़ें, और अगर आपने हाँ कर दी किसी किताब के लिए तो मैं बिना पढ़े उसको प्रकाशित करूंगा। ये कितनी बड़ी बात है रैना जी। कोई प्रकाशक अपनी जेब से पैसे लगाकर अगर कहे कि मैं कविता की पुस्तक छाप दूंगा, प्रकाशित करूंगा, आप रिकमेंड करें, कितना विश्वास है ये अनिल का या एक कवि के साथ एक प्रकाशक का विश्वास नहीं है, ये एक प्रकाशक जो स्वयं कवि भी है उसका कविता के प्रति विश्वास है। इसलिए इन्होंने जो धैर्य की पुस्तक को संकल्प लिया। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अनिल जी 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 अनिल जी, मैं आपकी बात ही आगे बढ़ा रहा था, आपका सिग्नल इस समय मैंने जा चुका था। जी मैं आने के बाद जा रही हैं, उनसे मोटे मांगे रहे हैं और प्रकाशक कह रहे हैं कि कविता बिक्री नहीं हो रही है। कथा साहित्य को धड़ल्ले से छापा जा रहा है, आलोचना को धड़ल्ले से छापा जा रहा है, यहाँ तक कि राजेंद्र यादव आदि के जरिए कवियों को चौराहे पर खड़ा कराकर गोली मारने का नया संकेत भी दिया गया है। दुनिया ने सुना है, हम आपने भी उसको सुना है। तो और जबकि आप देखेंगे तो जितनी जिम्मेदारी के साथ एक कवि समाज में परिवर्तन के लिए और उसमें सार्थक हस्तक्षेप के लिए भी खड़ा होता है, मैं मानता हूं कि ना तो आलोचक दिखाई देता है, ना तो कथाकार दिखाई देता है। जिस समय कथाकार अपने पात्रों का चयन कर रहा होता है उस समय कवि लड़ाई की मुद्रा में आ जाता है। रूस और यूक्रेन से संबंधित कविता इसमें है जिन्हें लिखी है। एक रूस और यूक्रेन के बीच बहुत टेक्निकल तकनीकी समस्या बहुत आ रही है। अनिल जी आपकी आवाज तो धर जी ने जी तो जी अब आ रही है, मुझे लग रहा है आवाज आ रही है थोड़ा सा। जी तो धर जी ने रूस और यूक्रेन की समस्या को लेकर कविता लिखी ही नहीं, बल्कि दूर बैठ करके यूक्रेन वासी फ्रेंड को यह आमंत्रण दिया, जैसे कोई कमी होती आपका हिमालय पर निमंत्रण स्वीकार करना, ये कभी कर सकता है। यानी एक आलोचक कविता के बाद की स्थिति है, उसके बाद की स्थिति है। तो हमारे प्रकाशन का और मेरा उद्देश्य जो है वो ये कि कवियों को लेकर सार्थक लेकर हम कर आए हैं, पर हमें गर्व भी, घमंड भी है और खुशी भी है। हम इसका इस संग्रह का स्वागत करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही। और कई कार्यक्रमों में मैंने भी अपनी एक चिंता व्यक्त की है कि कविता कहीं कहीं पर जब हम
कविता के जो की मर्यादाएं हैं, उनसे जब हम बाहर थोड़ा सा निकल आते हैं, तो अगर हम ये मानते हैं कि संवेदनशीलता ही कविता का मूल आधार है, उसकी मूल शक्ति है, तो कभी कभी आपको लग रहा है कि कविता एक स्टेटमेंट की तरह हमारे सामने आती है, और वो कविता में जो बात आनी चाहिए, कविता की जो संप्रेषणीयता होनी चाहिए, वो नहीं रहती है। एक स्टेटमेंट की तरह सामने आकर वो कविता का रूप धारण कर लेती है। खैर, ये बहस तो अलग चीज है। इस समय हम कंसंट्रेट करेंगे सतीश धर जी की कविताओं पर ही। तो मैं चाहता हूं कि जैसे गणेश जी ने भी कहा कि सतीश जी अपने इस संग्रह में से हमारे बहुत सारे पात्र मित्र जुड़े हुए हैं और आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, और कई मित्र चाहते हैं कि आप कुछ कविताओं का पाठ भी करें यहाँ पर। सतीश जी। जी, मैं पहले तो मैं कविताएं आपको जरूर इसी संग्रह से सुनाऊंगा, और चाहूंगा कि अपनी इस रचना प्रक्रिया में आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि मोस्टली जब मैं कविता के बारे में सोचता हूं, तो मैं उन सारी परिस्थितियों के बारे में सोचता हूं जिससे वो आदमी गुजर रहा होगा। अगर वो परिस्थितियां जोड़ के मैं कविता बनाता हूं, उस वक्त मेरे 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 मस्तिष्क में मेरा मतलब सुनने वाला नहीं होता, सिवाय मेरे अलावा और कोई नहीं होता। पता नहीं ये कविता की ये प्रोसेस ठीक है या गलत है, लेकिन मैं मानता हूं कि कविता जब तक आपको अच्छी नहीं लगेगी, किसी को अच्छी नहीं लगेगी। और ये बात गणी मित्र भी स्वीकार करेंगे कि अगर आपको अपनी पंक्तियां, अब डॉक्टर उपेंद्र रैना की पंक्तियां, अभी मैंने इनकी कविता सुनी थी, मुझे लगता है बार बार वो पंक्तियां इन्हें खुद भी पसंद आई होंगी, जो कश्मीर के बारे में थी, माँ के बारे में इन्होंने माँ बुला रही है, तो उनकी एक एक शब्द जो है चुन चुन के रखा गया था। जैसे 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 फूल रखते हैं ना पूजा के लिए, वैसे ही कविता के शब्द भी जब जोड़ते हैं तो वही उसी तरह से वो कविता बनती है, मतलब उन फूलों से ही वो कविता बनती है। मैं आपको कुछ एक कविताएं जिनके पीछे की थोड़ी सी जो है बात है वो आपके सामने रखूंगा। और जो बर्फ और आग की आपने पहले बात की थी, वो गनी जब यहाँ आए थे दिल्ली, उसके बाद जब ये कुल्लू गए थे, तो तब मैंने ये लिखी थी, क्योंकि वो यहाँ आके भी वही बात करते हैं। वही हैरानी की बात है कि वहां से आया आदमी बर्फ की बात ही यहाँ आके करेगा, और वो बर्फ यहाँ आग लगा देगी। ये चीजें आप वही महसूस कर सकता है, ये चीजें वही महसूस करता है जो कवि हृदय है। आप कर सकते हैं, गनी कर सकते हैं, पांडे कर सकते हैं, या कोई और तीसरा कर सकता है, या जिससे कविता का थोड़ा बहुत बोध हो। मुझे तो हैरानी ये है कि पांडे जी से रूबरू मैं मिला नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से कविताओं को इन्होंने स्वीकार किया, पुस्तक को इन्होंने प्रकाशित किया, पुस्तक में इन्होंने पेन लिया। मुझे याद आता है जब मैंने 1980 में पहला संग्रह छपाया था, जिस किसी यहाँ के बड़े नामी ग्रामी प्रतिष्ठित संस्थान ने वो छापा था। तो जब हम ये कथा तो छोटी सी इसलिए सुना रहा हूँ कि किन परिस्थितियों से गुजर के हम लोग आए हैं प्रकाशन में को लेकर। तो वो संग्रह लेकर उन्होंने मुझे एक पोस्टकार्ड लिखा कि आप आ जाइए अपनी पांडुलिपि लेके। मैं अपने मित्रों के साथ घूमता घामता यमुना नदी के किनारे पे हमने सुबह काटी, बस सुबह पहुंचती थी, 4 कवि मित्र साथ आए और उनके पास चले गए। जब उनको पांडुलिपि दिखाई, उन्होंने कहा ये प्रकाशित नहीं हो सकती, आपकी कविताएं ये प्रकाशित नहीं हो सकती। तो मैंने कहा मान्यवर, अगर आपको ये मतलब ये नहीं प्रकाशित हो सकती, मैंने आपको पांडुलिपि पहले भेजी थी, आपने मुझे बुलाया क्यों? जब मैंने ये कहा, वो बुजुर्ग थे आज की मेरी उम्र के, तो मैंने कहा तो ठीक है, हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, छाप देंगे। मैं कहा छाप दीजिए, लेकिन इस तारीख से पहले जो है वो छप जानी चाहिए। तो आप ये समझिए कि उस वक्त ये अपना
ये प्रकाशन जो था बहुत असंभव सी बात थी, और आज इतना संभव हो गया है कि एक व्यक्ति किताब पढ़े, कविताएं पढ़े और कवि की मजबूरी समझे कि यार वो चाहता है छप जाए तो let it be, छप जाए, अच्छी बात है। इसलिए मैं प्रोफेसर पांडे का तो आभारी रहूंगा ही रहूंगा। मेरे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और गणेश जी कोई टिप्पणी करना चाह रहे हैं? गणेश जी की कोई टिप्पणी से पहले तो मैं अपनी बात पूरी करूंगा ना, फिर गणेश जी की टिप्पणी सुनेंगे। हाँ, तो इसका मैं आभारी हूँ इसको लेके। उसके बाद क्योंकि गणेश जी से भी राब्ता बराबर का रहा, तो ये सारे संदर्भ जुड़ते गए और ये पुस्तक जो है प्रकाशित हुई। अब मैं चाहता हूँ कि गणेश जी अपनी बात बोले, जो ये जोड़ रहे थे, फिर मैं आपको एक दो छोटी मोटी कविताएं जो है आपसे कविताएं 2-3 सुननी है। जी गणेश जी। जी आज हम दर्जी की कविताएं दर्जी से नहीं सुनेंगे, हम अपने पसंद की कविताएं सुनाएंगे दर्जी को। एक बात। दूसरी बात, जो ये किताब छपी थी तो कुल्लू साहित्य संवाद में पांडे जी आए थे, अनिल पांडे जी, और ये पुस्तक मेरे लिए भी लेके आए थे ये वाली किताब। लेकिन क्या हुआ कि वो इनकी बहुत सारी किताबों का वहाँ पर आयोजन में लगी थी प्रदर्शनी, और ये किताब मिसप्लेस हो गई। तो जब अनिल पांडे जी जाने लगे तो मैंने कहा कि दर्जी की किताब कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको दे दी है। तो मैंने कहा नहीं दी है मुझे। खैर, ये अपने द्वारा पहुंच गए या अपने कहीं किसी और शहर चले गए थे, और मैंने बाद में किताबों में ढेर में से ये किताब जो है वो दर्जी की पुस्तक निकाली, और मैंने देखा कि दर्जी की किताब मैं अपने घर लेके आया और मैंने उसमें से कुछ कविताएं पढ़ी। बहुत सारी कविताएं जो है वो चर्चा में मैंने दर्जी की सुनी है। जब लिखते थे, फेसबुक पे डालते थे, तो हम लोग इसके ऊपर व्हाट्सएप पे या वहीं पर फेसबुक पर टिप्पणी करते थे। तो फिर दर्जी ने उन कविताओं का जो है वो एक संकलन किया और पांडे जी ने किताब प्रकाशित की। जो मुख्य बात थी, जो उस वक्त ये पांडे जी का सिग्नल कट चुका था, जो मैं कह रहा था कि अनिल जी ने एक बात बहुत पते की रहना कही है कि कविताओं की पुस्तक में छापूंगा, लेकिन कविताएं अच्छी हो और उनका मैं बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे। अनिल जी ने कहा कि चाहे कवि के पास कुछ ना हो, हमें को धन नहीं चाहिए, मैं अपने प्रकाशन की ओर से कविता की पुस्तक लेकर आऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है आज की जो स्थिति है, जो दर्जी भी चिंता कर रहे थे, रैना जी आप भी चिंता कर रहे थे, कविता इस तरह की कविताएं आ रही है कि लोग छापना नहीं चाहते, लेकिन हम तो बड़े पुरजोर तरीके से कविता का समर्थन करते हैं। कविता का छपना बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है। जब कहानी के पात्र तय किए जा रहे होते हैं, तब पांडे जी ने कहा कि कविता जो है वो अपनी आवाज बुलंद कर रही होती है, ये बहुत जरूरी है। और अनिल जी, दो बातें मैं और कहूंगा, दर्जी जी अपना कविता पाठ करेंगे। रैना जी की किताब आई थी मेरे पास, उसमें काफी चीजें जो है वो, जो रैना जी का व्यक्तित्व, इनका जो व्यक्तित्व है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी पुस्तक है, मुझे लगता है शायद 400-500 पन्ने की होगी। उस किताब में आप रैना जी के बारे जब पढ़ेंगे तो आप हैरान होंगे। इन्होंने ना केवल कविताएं लिखी हैं, बहुत अच्छी कविताएं रैना जी की, और मैं इनकी कविताओं पर ही काम कर रहा हूँ, लिखूंगा एक आधे, और हो सकता है कि दिन प्रतिदिन या रचनावली के लिए भेजूंगा इन्हें। और कविताओं के अलावा रैना जी का ये कहानियों पर इनका काम है, उपन्यास, रंगमंच के लिए बहुत काम कर रहे हैं ये, इनके साक्षात्कार हैं कई जगह, और साक्षात्कार पढ़ने लायक है। इसमें बहुत साहित्यिक दुनिया का, रंगमंच की दुनिया का और फिल्मी दुनिया का बहुत चीजें हमें जो हमारे सामने खुलती हैं। तो रैना जी, मैं बड़ा हैरान होता हूँ, और आज बहुत दिनों बाद आपको मिला, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि रैना जी जो ये काम कर रहे हैं ना, ऑनलाइन का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें इतनी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है कि मैं खुद हैरान होता हूँ, ये थकते क्यों नहीं होंगे। हर दिन कोई ना कोई नया कार्यक्रम, सच में इतना मुश्किल काम है ये अरेंज करना, हम लोगों को बुलाना, बातचीत करना, और फिल्मी दुनिया से लेकर रंगमंच की दुनिया से लेकर, और वो भी गणेश जी हंसते हंसते बुलाना, सच में माथे पर एक भी तेवर नहीं, और हंसते हंसते बोलना, ये तो करना ही है, बहुत जरूरी है, सच में बहुत जरूरी है। और विविधता बहुत है, बहुत विविधता है।
हर दिन कोई नए तरह का आदमी इनके साथ जुड़ता है और बातचीत करता है। यहाँ गणेश जी, आपकी बात में मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। ये सौभाग्य केवल मुझे ही प्राप्त है कि मैं आपके पिताश्री, जो प्रतिष्ठित कवि रहे हैं, पंडित मोहन निराज जी, मैं उनके साथ भी मैंने उनकी कविताएं सुनी है और उनके साथ रहा हूँ। और अब जो है उनके सुपुत्र जिनके पास ये विरासत है, उनके साथ ही आनंद भोग रहा हूँ। मुझे ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब आप अपनी बात करें जानी है। और रहना जी, मैं केवल कार्यक्रम चलता हो ढंग से कार्यक्रम नहीं करता अनिल जी, बहुत ही क्वालिटी पे ध्यान देंगे, आपके कैमरा की व्यवस्था करवाएंगे, आपको पहले बुलाकर चेक करेंगे, बात करेंगे, बहुत आपसे मतलब अच्छे से बात करेंगे। ये कोई टाइम पास नहीं है। और पूरी भले ही कोई तैयारी से आए ना आए अनिल, लेकिन रैना जी पूरी तैयारी से आते हैं। बिल्कुल। अब मैं धर जी से बात करना धर चाहता जी, हूँ। आपकी कविताएं सुनेंगे धर जी। ये पांडे जी, ये कविता कोरोना काल की कविता है। आपका विषय कोरोना जीवी पे है, तो ये कोरोना काल की कविता है, जो बिल्कुल हटकर मैंने जो है लिखी है। पार्क में बच्चे। क्या बात है। पार्क में बच्चों की टोलियां खूब मचाती थी धमाल। पार्क में बच्चों की टोलियां खूब मचाती थी धमाल। हर सुबह खिलते थे फूल, फूलों से मिलते थे फूल। हर सुबह खिलते थे फूल, फूलों से मिलते थे फूल। ये अचानक क्या हो गया, कौन सा दैत्य निकल गया खुशियां, कोई तो आकर बताए पार्क क्यों है सुनसान। पार्क क्यों पड़े हैं सुनसान, कहाँ चले गए बच्चे। स्कूल भी बंद है मॉल और बाजार। गायब है साइकिल की तेज रफ्तार। अब तो कोई ऐसा सीरियल भी नहीं जो बांध कर रखे बच्चों को। घर की चौहद्दी में परेशान है बच्चे। बच्चों का खामोश होना किसी खौफनाक खबर का संकेत। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी जी, एक और कविता जी। एक और है, संवाद से पहले। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उससे पहले कुछ देर एक 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 स्पेल जो है बिल्कुल ब्लैंक स्पेल होता है। जब आप करते, किसी भी छोटी बात करें बड़ी बात करें, हैं हूं करके आप जो है वो उसको एंजॉय करते हैं। जी, ये एक कुछ पंक्तियां हैं। संवाद से पहले। संवाद से पहले की स्थिति है मौन, जो केवल संदेश है आंधी और तूफान का। संवाद से पहले की स्थिति है मौन, जो केवल संदेश है आंधी और तूफान का। ये सच है, इस तूफान से पहले कुछ भी हो सकता है। ये सच है, इस तूफान से पहले कुछ भी हो सकता है। इस ख्याल से अपने समूचे में से, इस ख्याल से अपने समूचे में से एक टुकड़ा सुरक्षित रखने की कोशिश में मैं भूल ही जाता हूँ। संपूर्णता तुम्हारा विश्वास है और अधूरापन मेरी विवशता। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, अरे वाह गणेश जी, क्या बात है। ये तो कविता होती है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। संपूर्णता तुम्हारा विश्वास है और अधूरापन मेरी विवशता। और अनिल जी आपकी टिप्पणी की आवश्यकता है। हाँ, बहुत जरूरी है। जी जी अनिल जी। कविता पे मौन से पहले मौन की स्थिति और जो गुरुजीवी कविता के रूप में जो खामोश होती आवाज की यंत्रणा को जो लेकर आए हैं, अभी जो सर ने सुनाई, ये दोनों कविताएं वाकई लाजवाब हैं और हमारे समसामयिक परिस्थितियों को न सिर्फ प्रस्तुत करती हैं, हमें बेचैन भी करती हैं। आप देखिए कि मौन से पहले, संवाद से पहले का जो मौन होता है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सी दिशा और दशा तय करेगा। तो देश में भी और खासकर मौसम भी और देश के बदलते हालात में भी कभी प्रधानमंत्री जब संवाद में होते हैं तो उसके पहले वो गहरे मौन में होते हैं, तो उसके बाद जब वो संवाद में आते हैं तो तोड़फोड़ शुरू होती है। ये तोड़फोड़ सिर्फ राजा नहीं कर रहा है, ये तोड़फोड़ जनता के हृदय में भी चल रही है। चुनाव के पहले की मौन की स्थिति आप देख सकते हैं। संवाद तो बाद में होता है, राजा तो बाद में बनता है,
लेकिन उसके पहले जो मौन होता है बहुत कुछ खोलता है, बहुत कुछ विस्तार देता है। और इसी तरीके से जब खामोश की आवाज कोरोना काल की जो विसंगतियां हैं, इसको श्री प्रकाश शुक्ल जी ने कुरोजीवी कविता का नाम दिया है और हम उसकी सैद्धांतिकी पर लगातार काम कर रहे हैं। अभी नवनिकष पत्रिका के एक अंक में भी कुरोजीवी कविता समझ और सार्थकता पब्लिश हुई है, लक्ष्मीकांत पांडे जी ने पब्लिश किया है। तो कुरोजीवी कविता की एक खासियत है, जैसे मैंने कहा कि वो त्वरित कार्रवाई करती है। कविता ही एक ऐसी विधा है सर, मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ, जो त्वरित कार्रवाई करती है। वो तुरंत AK-47 चला करके मामला शांत कर देती है। अन्य विधाएं भूमिकाएं चुनती हैं, ये बनाती हैं, वो बनाती हैं, देश काल वातावरण परिवेश चयन, ये सब। कविता त्वरित कार्रवाई करती है, क्रांति भी मचा देती है, शांति भी फैला देती है। शांति का पाठ करना भी कविता में शामिल है, विध्वंस का उद्घोष करना भी कविता में शामिल है। अब ये डिपेंड करता है कवि की मानसिकता पर। तो कवि संहारक भी है, कवि प्रचारक भी है, कवि पालक और पोषक भी है। तो कविता भी इसी दायरे में चलती। कुरोजीवी कविता में जो इन्होंने पार्क की स्थिति को लाते हुए और जो व्यवस्थागत परिवर्तन की तरफ इशारा किया है, वो वाकई लाजवाब है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी टिप्पणी आई आपके इस पैनल पर। देखिए देखते देखते 1 घंटा निकल गया, इतनी सार्थक बातचीत होती रही। तो मैं ये चाहता हूँ अब इससे पहले कि मैं धर साहब से फिर अंतिम टिप्पणी ले लूं, गणेश जी, तो मुझे एक चिंता लग रही है कि अब हम पुस्तकें तो बहुत खूब आ रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं, प्रकाशक अपना कार्य कर रहे हैं और कवि लोग या लेखक जो है साहित्यकार अपना काम कर रहे हैं। कि पहले क्या होता था ना कि थोड़ी सी भनक भी लग जाती है, देखिए इस साहित्यकार की, इस उपन्यासकार की, कहानीकार की या कवि की ये पुस्तक आने वाली है, तो आप तत्परता से उसकी प्रतीक्षा करते रहते थे, कब आएगी, कब मेरे हाथ में आएगी। अब जब से ये सोशल मीडिया का इतना फैलाव, इतना विस्फोट हो रहा है, इसमें प्रकाशित पुस्तकों का क्या भविष्य आप समझते हैं पाठकों की दृष्टि से, उनके परिप्रेक्ष्य में? प्रकाशित पुस्तकों का अभी तो हमारे समाज में बहुत भविष्य इसलिए है कि बहुत सारे लोग तो सोशल मीडिया में नहीं भी है। जो पुरानी पीढ़ी है वो तो बिल्कुल ही नहीं है, वो अभी भी किताब चाहती है। और किताबों का प्रकाशित होना और एक कागज की शक्ल में हमारे हाथ में आने की एक अनुभूति अलग होती है। हालांकि हम लोग भी सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं, लेकिन दर्जी की सारी कविताएं मैंने पढ़ी है। पर जो किताब मिलने पर जो खुशी होती है, या जिसको हम अपने बैग में लेकर कहीं पर बैठकर पढ़ सकते हैं, पहाड़ पर, नदी किनारे, जंगल में जाकर, रास्ते में, बस में बैठकर, गाड़ी में बैठकर हम उसको पढ़ते हैं। और बहुत आसान एक माध्यम है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत कुछ है जिसको छांटना सहेजना बड़ा मुश्किल है। और सोशल मीडिया का कोई भरोसा भी नहीं है, पता नहीं कब कोलैप्स हो जाए, कब आपके वो साइट खत्म हो जाए, बंद हो जाए, क्या हो जाए। तो जो पुस्तकालयों में और जो हमारे और भी ये शिक्षण संस्थान है, चाहे शोधार्थियों के लिए, तो ये किताबें बहुत जरूरी है। और है ना जी, मेरे ख्याल से सोशल मीडिया से ज्यादा महत्व इसलिए किताबों का है कि किताबों में ऑथेंटिसिटी होती है। ये कविताएं किस कवि की हैं, या ये कहानियां किस कहानीकार की हैं, प्रकाशन कहाँ से हुआ है, ये हमें बहुत ऑथेंटिक बनाती है चीजें। नहीं तो सोशल मीडिया बहुत कुछ गड़बड़ है, किसी कविता कहाँ जा रही है, किसी कविता किसी के नाम से छप रही है। हालात तो ये है रैना जी कि सोशल मीडिया में तो मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी कविताएं चली हुई है, बहुत कुछ हो रहा है वहां पर। तो ये इस जो खतरे से बचने के लिए किताबों का आना बहुत जरूरी है, और मैं इसका वो अच्छा भविष्य मानता हूँ। और एक मुझे लगता है कि एक मैं छोटी सी कविता धर जी की पढ़ना चाहता हूँ, राजधानी में। एक राजधानी में कविता मैंने भी लिखी थी जो मेरे संग्रह में है, और बहुत अलग कविता है राजधानी। हाँ, लिखा था आपने। जी। राजधानी में बनती है खबरें, हत्या, आत्महत्या, बलात्कार और अत्याचार की। खबरों से बनती है राजधानी। मुगलिया शानो शौकत लिए सुनाती अपनी कहानी। यह राजधानी है मेरे दोस्त। पहाड़ों पर गिरती है बर्फ, पल पल बदलता है मौसम, छम छम बरसती है खबरें। यहाँ माला माल हो जाते हैं ख्याल, परंपराएं पुनर्जीवित, ताकि राजा रहे प्रसन्न और प्रजा नतमस्तक, गाती रहे खुशामद की गीत, गाती रहे खुशामद की गीत। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अनिल जी हाँ, आपसे पूछ रहा था, प्रकाशक होने के नाते
आपकी क्या टिप्पणी है पुस्तकों के भविष्य की, क्योंकि जैसा कि हम ये चर्चा कर रहे हैं इस संदर्भ में कि सोशल मीडिया पर तो आजकल अभी पुस्तक आ ही नहीं रही होती है, अभी छप ही रही होती है और पूरा सोशल मीडिया पर शोर मच जाता है, शोर शराबा होता है। जी अनिल जी। आवाज कुछ के साफ नहीं है। भविष्य नहीं उसके प्रचार जी जी प्रसार के लिए, हेलो, पुस्तक हाँ के जी जी भविष्य और उसके प्रचार प्रसार के लिए दो तीन चीजों पर विश्वास न करिए। एक, मेरी आवाज जा रही है ना? जी आ रही है, एक तो आ रही है। प्रकाशन संस्थानों पर विश्वास मत करिए, क्योंकि वो पुस्तक संस्कृत को बढ़ावा देने में कुछ नहीं कर पाएंगे, न तो कर रहे हैं। उनका सीधा काम है व्यापार, और वो व्यापार कर रहे हैं, चाहे मैं हूं प्रकाशक के तौर पर, चाहे जो भी हो। हम पुस्तक छापते हैं तो हम अपना रेशियो बनाकर रखते हैं, जिसमें 400 दाम भी हो सकता है और 150 पेज के 500 दाम भी लोग धड़ल्ले से रखे हैं। राजकमल प्रकाशन और अन्य प्रकाशनों की किताबें आप देखेंगे तो इतना दाम रख देते हैं। ये बात और नाम ना किसी का नाम ना हम ले, हम एक जनरल बात कर लें। बिल्कुल, हम इवन हम बिंब प्रतिबिंब प्रकाशन की भी बात कर रहे हैं कि हमने 160 पेज की किताब के 500 रुपए तक रखे हैं। सवाल यहाँ ये है कि प्रकाशन शोध संस्थान का नाम लिया गणेश सर ने, चाहे विश्वविद्यालय संस्थान हो, ये पुस्तक संस्कृत को बढ़ावा देने में कुछ नहीं करेंगे, ना तो कर पा रहे हैं। पुस्तक संस्कृति गणेश गनी जैसे जुनूनी व्यक्तित्व के हवाले से फल फूल और पनप रही है। ऐसे दीवाने मैंने देखे हैं, गनी सर जैसे, जो हिमाचल के कुल्लू जैसे शहर में बैठकर 10-10 पत्रिकाएं मंगा लेते हैं, किताबें मंगा लेते हैं, अपने पैसे का मंगाते हैं और लोगों में बांट देते हैं। तो ये जब तक पुस्तक का प्रचार प्रसार आम आदमी द्वारा नहीं किया जाएगा, हम आप रचनाकारों द्वारा नहीं किया जाएगा, और जब तक हम आप दूसरों की पुस्तकें खरीद कर पढ़ना और पढ़वाना नहीं शुरू करेंगे, तब तक पुस्तक की संस्कृति का निरंतर हाशिए पर जाना तय है। और सोशल मीडिया की भूमिका को आप कितनों भी नकार लें, लेकिन सोशल मीडिया ने एक बड़ी गजब का काम ये किया है, उसने कविता को घर के चूल्हे तक पहुंचाया है। घर के चूल्हे पर अगर कोई औरत खाना बना रही है तो वहां भी गनी सर की कविता को गुनगुना रही है, वहां भी अनिल पांडे की आलोचना पर खींच व्यक्त कर रही है, भले ही वह किसी कवि की पत्नी हो या कोई भी हो, मेरी भी पत्नी हो सकती है। सोशल मीडिया ने ये बड़ा अच्छा काम किया है कि आपकी पाठक संख्या को बढ़ाया है। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप पाठकों के पास कितना पहुंच सकते हैं। मैंने देखा कि अभी प्रगतिशील लेखक संघ का जो एक नया जुलूस मनाया गया, वो जयपुर जैसे महानगर में मनाया गया। यही चीजें अधिवेशन अगर गांव के किसी कोने में, गांव के किसी खुले ताल तलैया में मनाया गया होता तो उसका परिदृश्य, रुतबा और पहुंच कुछ और होता। द्विवेदी युगीन कवि इस मामले में बड़े शानदार थे, लोगों के पास पहुंचते थे, कविता की संभावनाएं बनाते थे और लोगों को सुनाते थे, गाते थे, गाने के लिए विवश करते थे। हमने सुनाना बंद कर दिया। ये तो आप जैसे दीवानों की क्रांति ही कहेंगे या क्रांति धर्मिता ही कहेंगे कि हम जैसे लोग भी कुछ बोल सुन ले रहे हैं। नहीं तो आप ना बुलाते तो हम यहाँ बकझक करते, कहाँ करते, कौन सुनता हमको। मंच आपने दिया, इस सोशल मीडिया ने दिया। और आप देखिए, किसी संस्थान ने अनिल पांडे और धर जी की कविता पर बोलने के लिए किसी संस्थान ने नहीं बुलाया, किसी शोध संस्थान ने। बिंब प्रतिबिंब प्रकाशन खुद अपनी पुस्तक पर कार्यक्रम नहीं रख पाया, कार्यक्रम रखा तो आपने रखा, इसलिए रखा कि आपको कवि की भी फिक्र है, कविता की भी फिक्र है, जीवन की भी फिक्र है, जन की भी फिक्र है, बच्चों की भी फिक्र है, परिवेश की भी फिक्र है, बदल रही संस्कृति की फिक्र है, समाज की कितनी सारी फिक्र है। और ये फिक्र हम सबको होनी चाहिए, तो कविता बचेगी, तो कवि बचेगा, तो पुस्तक बचेगी, तो जीवन बचेगा, तो संस्कृति बचेगी। क्या बात है, क्या बात है। फिक्र करेंगे तो कविता बचेगी, जीवन बचेगा, और जीवन की कविता बचेगी, और कविता का जीवन बचेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने। धर साहब, अब देखिए गणेश जी हमारे साथ जुड़ गए आज, अनिल पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए आप,
और साथ में इतने सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए थे। तो मैं चाहूंगा कि चूंकि आपकी कविताओं पर, आपके व्यक्तित्व और कृतित्व पर बात हो रही थी, तो आप दो शब्द इन मित्रों के लिए आभार स्वरूप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं आपका और पधारे हुए मेहमान गनी जी का और प्रोफेसर अनिल पांडे जी का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का और अपने बारे में सुनने का। बहुत कम मौके मिलते हैं जब कविता के बारे में सुनने का मौका मिलता है। दूसरी बड़ी बात है कि आपके माध्यम से जो लोग जुड़े हैं, मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है और मुझे प्रोत्साहित किया है। आराम से जब हम बात करेंगे या ये कार्यक्रम और लोग देखेंगे और लोग भी जुड़ेंगे। कवि के लिए प्रोत्साहन बहुत बड़ी बात है। पहले कवि हुआ करते थे जिन पर राजाश्रय होता था, वरद हाथ होता था। अब तो पाठकों और मित्रों का और कविता को सराहने वालों का हाथ रहे, वही बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहता हूँ कि हम रहे या न रहे, कविता रहे और कविता के प्रशंसक रहें और कविता को सुनने वाले लोग रहें, कविता को पढ़ने वाले लोग रहें, जो बहुत जरूरी है। बरसों बरसों तक कविता जिंदा रहेगी अगर ऐसे लोग मिले। और सबसे बड़ी बात कि गनी जैसे लोग जिन्होंने जंगल में मंगल मनाया अभी हाल ही में, ऐसे लोग अगर हर जगह मिले और उन पर जो है इस तरह का दायित्व दिया जाए कि वो हर जगह करे और आप जैसे उनके साथ जुड़े, तो मेरे ख्याल से ये तो कविता में क्रांति आना तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, कभी भी हो सकता है। तो इसी के साथ मैं आप सबका जो है आभार व्यक्त करता हूँ, खासतौर से मित्रों का और पाठकों का और श्रोताओं का जिन्होंने मेरी कविताएं सुनी। अंत में दस्तक कविता सुनाए, पेज नंबर 12 पर है। दस्तक कविता सुनाए, पेज नंबर 12 पे है। क्या बात है, क्या हाँ, बात ये जो दस्तक कविता, ये पांडे जी ने भी इसका जिक्र किया है। मुझे लगता है कि ये कविता सुनाने लायक है। क्या बात है, क्या बात है। दरअसल में जब हम नॉक सुनते हैं, दस्तक सुनते हैं, तो घबराहट जरूर होती है कि क्या है, कौन आया होगा। कुछ तो बंधी हुई दस्तक होती है कि अभी अरे यार ये महानगर की बात है, अरे यार काम वाली आई होगी, अरे यार ये दूध वाला आया होगा, अरे यार ये धोबी आया होगा। कुछ दस्तकें ऐसी आती हैं जो बड़ी मतलब बेचैन करके रखती हैं। क्या बात लीजिए तो ये दस्तक है। बहुत देर से कोई दे रहा है दरवाजे पर दस्तक, बहुत देर से कोई दे रहा है दरवाजे पर दस्तक। कौन है जो अचानक खटखटाने लगता है दरवाजा? कौन है जो अचानक खटखटाने लगता है दरवाजा? भीतर भय, बाहर भय, स्मृतियों में कुछ भी नहीं है तुम्हारे जैसा। एक सोच, एक स्मृति में वो चीज निकल जाती है जो जब भय होता है, असली बात बहुत पीछे रह जाती है, भय आगे आता है कि भीतर भय, बाहर भय, स्मृतियों में कुछ भी नहीं तुम्हारे जैसा। न कोई गीत, न संगीत, स्वर लहरियां मौन, शायद स्मृतियां ही हैं जो अब तक जीवित है। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं गणेश गनी जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब देखिए, जैसे कि धर साहब ने कहा, आपने तो जंगल को कवितामय कर दिया है, पूरा कविता से सराबोर कर दिया है। और अनिल जी, ये तो अपना इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं, पठन पाठन के अतिरिक्त आप कविता की इतनी सेवा कर रहे हैं, साहित्य की इतनी सेवा कर रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ईमानदारी बहुत जरूरी चीज है डॉक्टर साहब, ईमानदारी बहुत जरूरी चीज है, आलोचना में भी, कविता में भी। और पांडे जी का और गनी जी का ये पक्ष जो है बहुत सुदृढ़ है कि अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार है, मुझे लगा। जी नहीं, उसमें कोई संदेह नहीं है, सही बात कर रहे हैं आप। अब मैं गणेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप हमारे साथ जुड़ गए, बहुत अच्छा लगा। और पांडे जी भी आप वो भी हमारे साथ, और धर साहब आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत आभार आपका।
नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज पुस्तक चर्चा में श्री सतीश धर की नव प्रकाशित पुस्तक सीमाओं में बंधा संवाद अभी प्रस्तुत हम कर रहे थे इस मंच पर, और इसके साथ ही अब मुझे आज का ये कार्यक्रम यहीं पर अब संपन्न करने की अनुमति दीजिए। आपसे